नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका टीचिंग रवि यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम बीपीएससी टीआरई 4 के लिए भूगोल को एनसीईआरटी किताबों के आधार पर कवर करेंगे। यह वीडियो आपकी तैयारी को और भी मजबूत बनाएगा, इसलिए पूरा वीडियो जरूर देखें। हमारा आज का टॉपिक है संसाधन एवं विकास और यह टॉपिक एनसीईआरटी क्लास 10 ज्योग्राफी के चैप्टर 1 से लिया गया है। और इस चैप्टर में हम कवर करने वाले हैं इन सभी पॉइंट्स को, और ये सभी पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। जिससे प्रश्न बनते हैं सिर्फ उसे ही कवर करेंगे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं आज का चैप्टर संसाधन एवं विकास। और इस चैप्टर से जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बन सकते थे एग्जाम के लिए, मेरे हिसाब से उन सभी पॉइंट्स को हाईलाइट किया गया है। आप देख सकते हैं, सिर्फ आपका काम यही है कि जो जो पॉइंट हाईलाइट किया गया वीडियो में उसे अपनी कॉपी में लिखना और उसे रिवीजन करना। फिर इसके बाद आपको यह टॉपिक पढ़ने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ेगी। चैप्टर शुरू करने से पहले थोड़ा इसका बेसिक समझ लेते हैं, फिर इसके बाद हम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को ही कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं संसाधन क्या होते हैं। तो इसे ध्यान से सुनिएगा। संसाधन वे सभी चीजें हैं जो हमारी जरूरतों को पूरा करती हैं और जिसका उपयोग हम करते हैं। जैसे कि उदाहरण हो गया प्राकृतिक संसाधन और दूसरा मानव संसाधन। तो प्राकृतिक संसाधन में हो गया जल, भूमि, वन, खनिज, हवा, सूरज की रोशनी। और मानव संसाधन में हो गए मनुष्य की बुद्धि, ज्ञान, श्रम, तकनीक। अब यहाँ पर जो पॉइंट हाईलाइट किया गया है उसे अब जानते हैं। तो अब आप समझ गए होंगे कि संसाधन क्या होते हैं। तो एक बार फिर से रिवाइज कर देते हैं कि संसाधन वो सभी चीज़ें हैं जो हमारी ज़रूरतों को पूरा करती हैं और जिनका उपयोग हम कर सकते हैं। जैसे कि जल, भूमि, हवा, खनिज इत्यादि। और अब हम सिर्फ उसी पॉइंट को जानेंगे जो पॉइंट हाईलाइट किया गया है। अगर हम ऐसे डिटेल्स में जानेंगे तो वीडियो काफ़ी लंबा होगा। तो जैसे कि यहाँ पर संसाधन के बारे में बताया गया है, तो इसे भी जान लेते हैं। तो जैसे कि हमारे पर्यावरण में उपलब्ध प्रत्येक वस्तु जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने में प्रयुक्त की जा सकती है और जिसको बनाने के लिए प्रौद्योगिकी उपलब्ध है, जो आर्थिक रूप से संभाव्य और सांस्कृतिक रूप से मान्य है, एक संसाधन है। तो जैसा कि ऊपर में आपको बताया गया कि संसाधन क्या होते हैं। आप चित्र 1.1 में देख सकते हैं संसाधन बनने की प्रक्रिया। तो जैसे कि प्राकृतिक है और मानव निर्मित है और प्रौद्योगिकी है। अब जानते हैं संसाधनों का वर्गीकरण। तो इसे ज़्यादा डिटेल्स में नहीं जानेंगे, जो जो पॉइंट हाईलाइट किया है सिर्फ उसे ही जानेंगे। तो फर्स्ट है उत्पत्ति के आधार पर। तो पहला हो गया प्राकृतिक संसाधन और दूसरा मानव निर्मित संसाधन। तो प्राकृतिक संसाधन हो गए जैसे कि जल, मिट्टी, खनिज, और मानव निर्मित हो गए मशीन, सड़कें, इमारत। दूसरा है समाप्यता के आधार पर। तो एक है नवीकरणीय योग और दूसरा है अनवीकरणीय योग। तो इसे ध्यान से समझिएगा। नवीकरणीय योग क्या होता है कि जो पुनः बन सकते हैं, जैसे कि पानी, जंगल, हवा। और अनवीकरणीय इसका अपोजिट हो जाएगा। तीसरा है स्वामित्व के आधार पर। तो व्यक्तिगत, सामुदायिक, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय। और अगला है विकास के स्तर के आधार पर। तो एक हो गया संभावित, विकसित, भंडार और संचित कोष। तो इसे समझ लेते हैं विकास के स्तर के आधार पर। तो संभावी ये हो गया कि जैसे कि जो मौजूद है पर अभी उपयोग नहीं हुआ, और विकसित है जिसका उपयोग हो चुका है। अगला टॉपिक है संसाधनों का विकास। तो इसमें कुछ खास इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं था, इसलिए इसमें हाईलाइट नहीं किया गया है, लेकिन इसे थोड़ा बेसिक समझ लेते हैं कि मनुष्य ने अपनी ज़रूरतें पूरी करने के लिए संसाधनों का ज़्यादा उपयोग किया। और जैसे कि लेकिन कुछ लोगों ने बहुत ज़्यादा संसाधन इस्तेमाल किए और कुछ के पास बहुत कम रह गए, और इसका नतीजा यह हुआ कि पर्यावरण में असंतुलन आना, प्रदूषण बढ़ना, भूमि की गुणवत्ता घट गई। यही है, इसमें कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है। अगला हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है सतत पोषणीय विकास। तो इसे ध्यान से समझिएगा। इसके बाद जो यहाँ पर बताया गया वो भी जानेंगे। तो इसका मतलब है कि ऐसा विकास जो वर्तमान पीढ़ी की ज़रूरतें पूरी करे पर भविष्य की पीढ़ियों की ज़रूरतों को खतरे में ना डाले।
तो आप समझ गए होंगे सतत पोषणीय विकास क्या होता है। तो यहाँ भी जो है उसे भी जान लेते हैं कि सतत पोषणीय आर्थिक विकास का अर्थ है कि विकास पर्यावरण को बिना नुकसान पहुँचाए हो और वर्तमान विकास की प्रक्रिया भविष्य की पीढ़ियों की आवश्यकताओं की अवहेलना ना करे। तो यही चीज़ मैंने अभी बताया कि इसका मतलब यह है कि ऐसा विकास जो वर्तमान पीढ़ी की ज़रूरतें पूरी करे पर भविष्य की पीढ़ियों की ज़रूरतों को खतरे में ना डाले। अगर आसान भाषा में सतत पोषणीय विकास को अगर परिभाषित करना हो तो हम ऐसे कर सकते हैं कि आज के लिए भी संसाधन रहे और भविष्य के लिए भी बचे। इसे अब ऐसे समझ सकते हैं आप। अगला हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है रेडियो डी जेनेरो पृथ्वी सम्मेलन जो हुआ था 1992 में, और इसमें से जो जो इंपॉर्टेंट है वो आपको बताया जा रहा, तो इसे ध्यान से सुनिएगा। तो इसमें 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको बताया जा रहा कि 1992 में ब्राजील के रेडियो डी जेनेरिया में 100 से ज़्यादा देशों ने मिलकर एक बैठक की और इसमें यह तय किया गया कि संसाधनों का संतुलित उपयोग होना चाहिए और फॉरेस्ट प्रिंसिपल वन सिद्धांत अपनाए जाएं और पर्यावरण को बचाने और विकास में संतुलन बनाए रखने की बात हुई थी। तो यहाँ पर जो हाईलाइट किया गया उसे भी जान लेते हैं कि जून 1992 में 100 से भी अधिक राष्ट्राध्यक्ष ब्राजील के शहर रियो डी जेनेरो में प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन में एकत्रित हुए थे। और अगले पॉइंट में जो हाईलाइट है उसे अब जानते हैं कि इसमें यह तय किया गया कि रेडियो सम्मेलन में भूमंडलीय वन सिद्धांतों पर सहमति जताई गई और 21वीं शताब्दी में सतत पोषणीय विकास के लिए एजेंडा 21 को स्वीकृति प्रदान की गई। तो ये इम्पोर्टेंट है, ये कथन के जो प्रश्न बनते हैं उससे रिलेटेड प्रश्न बन सकते हैं, तो इसलिए इसे हाईलाइट किया गया है। अगला है एजेंडा 21। तो इसमें भी 2 इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो आपको बताया जा रहा है, इसे ध्यान से सुनिएगा कि एजेंडा 21 में यह उसी सम्मेलन 1992 का हिस्सा है और इसका लक्ष्य यह है कि 21वीं सदी में सभी देशों को मिलकर मतलब पर्यावरण और विकास में संतुलन लाना और स्थानीय स्तर पर पर्यावरण की रक्षा करना। और यहाँ पर जो हाईलाइट किया गया उसे भी जान लेते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर बताया गया है कि यह एक घोषणा है जिसे 1992 में ब्राजील के शहर रियो डी जेनेरो में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण और विकास सम्मेलन में राष्ट्रीय अध्यक्षों द्वारा स्वीकृत किया गया था। और इसका उद्देश्य यह था कि भूमंडलीय सतत पोषणीय विकास हासिल करना है। और एजेंडा 21 का मुख्य उद्देश्य यह है कि प्रत्येक स्थानीय निकाय अपना स्थानीय एजेंडा 21 तैयार करे। तो इसमें से जो इम्पोर्टेंट था वो आपको बता दिया गया। अगला टॉपिक है हमारा संसाधन नियोजन। तो इसमें भी कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं पॉइंट था इसलिए हाईलाइट नहीं किया गया है, लेकिन इसमें जो जो इम्पोर्टेंट है वो आपको बता दिया जा रहा। संसाधनों का सही उपयोग और संतुलित वितरण बहुत जरूरी है, इसलिए हमें इसका नियोजन करना चाहिए। यानी कि कौन कौन से संसाधन हैं उनका कैसे सही और सीमित उपयोग किया जाए। तो इसमें बस यही था जो आपको बता दिया गया। और संसाधन नियोजन में ही अगला पॉइंट हाईलाइट किया गया है, इसे जान लेते हैं। और हाँ, अगर आप वीडियो देखने के बाद भी संतुष्ट ना हो तो इसका PDF आपको टेलीग्राम पर भेज दिया जाएगा, आप इसे अपने से भी पढ़ सकते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर बताया गया है कि झारखंड, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ आदि प्रांतों में खनिजों और कोयले के प्रचुर भंडार हैं और अरुणाचल प्रदेश में जल संसाधन प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। तो याद रखिएगा कि अरुणाचल प्रदेश में जल संसाधन प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं और परंतु मूल विकास की कमी है वहाँ पर। अगले पॉइंट में बताया गया है कि राजस्थान में पवन और सौर ऊर्जा संसाधनों की बहुतायता है, यानी बहुत अधिक मात्रा में है, लेकिन जल संसाधनों की कमी है। और अगले पॉइंट में बताया गया कि लद्दाख का शीत मरुस्थलीय देश के अन्य भागों से अलग थलग पड़ता है और यह प्रत्येक सांस्कृतिक विकास का धनी है। अगला टॉपिक है हमारा भारत में संसाधन नियोजन। तो इसमें से जो इम्पोर्टेंट है वो अब हम जानेंगे, नहीं तो ऐसे ज़्यादा वीडियो लंबा हो जाएगा। तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान से सुनिएगा कि भारत में संसाधन नियोजन के उद्देश्य की पूर्ति के लिए प्रथम पंचवर्षीय योजना से ही प्रयास किए गए हैं। तो ये पॉइंट कथन वाले तो जो प्रश्न बनते हैं वैसे भी बन सकते हैं, तो इसे याद रखिएगा कि भारत में संसाधन नियोजन के उद्देश्य की पूर्ति के लिए प्रथम पंचवर्षीय योजना से ही प्रयास किए गए हैं। अगला हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यवस्थित तरीके से संसाधन संरक्षण की वकालत 1968 में क्लब ऑफ रोम ने की।
तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसे आप वीवीआई के तौर पर आप इसे मार्क कर सकते हैं। क्वेश्चन भी निकल कर आ सकता है, ध्यान से सुनिएगा। तो क्वेश्चन निकल कर आ सकता है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यवस्थित तरीके से संसाधन संरक्षण की वकालत कब और किसने की थी। तो इसका आंसर हो जाएगा, इसकी वकालत 1968 में क्लब ऑफ रोम ने की थी। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न इससे बन रहे हैं, तो इसे याद रखिएगा। अगले पॉइंट में बताया गया है कि 1974 में सुमेसर ने अपनी पुस्तक स्मॉल इज ब्यूटीफुल में इस विषय पर गांधी जी के दर्शन की एक बार फिर से पुनरावृत्ति की है। तो इसमें ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, और अगर इससे जो प्रश्न बन सकते हैं तो इसको रिलेट करके बन सकता है, तो इसे भी इम्पोर्टेंट ही समझिए। और यह जो पुस्तक है स्मॉल इज ब्यूटीफुल, ये संसाधन संरक्षण के बारे में ही है, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। और 1887 में ब्रुंडटलैंड आयोग रिपोर्ट द्वारा वैश्विक स्तर पर संसाधन संरक्षण में मूलाधार योगदान किए गए, और इस रिपोर्ट ने सतत पोषणीय विकास की संकल्पना प्रस्तुत की और संसाधन संरक्षण की वकालत की। और यही रिपोर्ट बाद में हमारा साझा भविष्य यानी आवर कॉमन फ्यूचर शीर्षक से पुस्तक के रूप में प्रकाशित हुई। अगला हमारा इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इस संदर्भ में एक और महत्वपूर्ण योगदान रियो डी जेनेरो ब्राजील में 1992 में आयोजित पृथ्वी सम्मेलन द्वारा किया गया। अगला टॉपिक है भू संसाधन, और इसमें से जो जो इम्पोर्टेंट है हाईलाइट किया गया, अब वो जानेंगे हम। तो जैसे कि यहाँ पर हाईलाइट किया गया है कि भारत में भूमि पर विभिन्न प्रकार की भू आकृतियाँ जैसे कि पर्वत, पठार, मैदान और द्वीप पाए जाते हैं, और लगभग 43% भू क्षेत्र मैदान हैं जो कृषि और उद्योग के विकास के लिए सुविधाजनक हैं। तो ये बेसिक था, कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है। और अगले पॉइंट में हाईलाइट किया गया है कि देश के क्षेत्रफल का लगभग 27% हिस्सा पठारी क्षेत्र है, और इस क्षेत्र में खनिजों, जीवाश्म ईंधन और वनों का अपार संचय कोष है। तो ये कथन वाले प्रश्न भी बन सकते हैं, इसीलिए एक ही बार रिपीट किया जा रहा। अगला हमारा टॉपिक है भारत में भू उपयोग प्रारूप, और इसमें से जो जो इम्पोर्टेंट है वो अब हम जानेंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं कि भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है, और पंजाब और हरियाणा में 80% भूमि पर खेती होती है, परंतु अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में 10% से भी कम क्षेत्र बोया जाता है। तो ये दोनों मिलाकर कथन वाले प्रश्न बन सकते हैं, इसलिए ये हाईलाइट किया गया है। अगला हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हमारे देश में राष्ट्रीय वन नीति 1952 द्वारा निर्धारित वनों के अंतर्गत 33% भौगोलिक क्षेत्र वांछित हैं। तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, तो इसे याद रखिएगा कि भारत में राष्ट्रीय वन नीति 1952 द्वारा निर्धारित वनों के अंतर्गत 33% भौगोलिक क्षेत्र वांछित हैं। तो क्वेश्चन निकल कर आ सकता है कि हमारे देश में राष्ट्रीय वन नीति 1952 द्वारा निर्धारित वनों के अंतर्गत कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र वांछित हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा 33%। तो याद रखिएगा। अगला टॉपिक है हमारा भूमि निम्नीकरण और संरक्षण उपाय। तो इसमें जो जो इम्पोर्टेंट है वो हम जानेंगे। तो जैसे कि यहाँ पर बताया गया है कि भूमि निम्नीकरण की समस्या को सुलझाने के लिए कई तरीके हैं। तो ये सिर्फ बेसिक है, जैसा कि हम सब जानते हैं कि पेड़ों की रक्षक मेखना, पशु चारण नियंत्रण और रेतीले टीलों को कांटेदार झाड़ियाँ लगाकर स्थित बनाने की प्रक्रिया से भी भूमि कटाव की रोकथाम शुष्क क्षेत्रों में की जा सकती है। तो ये सब बेसिक था, इम्पोर्टेंट नहीं है। अगला टॉपिक है हमारा मृदा संरक्षण। तो इसमें से जो जो इम्पोर्टेंट है अब वो जानेंगे हम। और इस पॉइंट में मृदा के बारे में बताया गया है कि मृदा एक जीवन तंत्र है, कुछ सेंटीमीटर गहरी मृदा बनने में लाखों वर्ष लग जाते हैं। अगले पॉइंट में बताया गया है कि मृदा बनने की प्रक्रिया में उचावच, जनक सेल अथवा संस्तर सेल, जलवायु, वनस्पति और अन्य जैव पदार्थ और समय मुख्य कारक हैं। तो ये सारे पॉइंट्स मृदा के बारे में हाईलाइट किया गया था, जो बेसिक जानकारी था मृदा के बारे में बताता है। अगले पॉइंट में बताया गया है कि मृदा जैव और अजैव दोनों प्रकार के पदार्थों से बनती है, और मृदा बनने की प्रक्रिया को निर्धारित करने वाले तत्वों, उनके रंग, गहराई, गठन, आयु और रासायनिक और
भौतिक गुणों के आधार पर भारत की मृदाओं को निम्नलिखित प्रकार हैं। तो अब हम मृदाओं के वर्गीकरण और जो प्रकार उसे जानेंगे और यहाँ से इम्पोर्टेंट पॉइंट शुरू होगा हर जो मृदा के बारे में बताया गया है उसके बारे में। तो सबसे पहले है मृदाओं का वर्गीकरण। तो ये बेसिक है। भारत में अनेक प्रकार के उच्चावच, भू आकृतियाँ, जलवायु और वनस्पतियाँ पाई जाती हैं और इस कारण अनेक प्रकार की मृदाएं विकसित हुई है। और आगे यहाँ से शुरू होगा इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। तो सबसे पहले बताया गया है जलोढ़ मृदा के बारे में। तो इसमें से जो इम्पोर्टेंट पॉइंट हाईलाइट किया गया सिर्फ उसे जानेंगे। आप चित्र 1.6 में देख सकते हैं जलोढ़ मृदा। ये जलोढ़ मृदा का चित्र है। तो जलोढ़ मृदा के बारे में बताया गया कि यह मृदा विस्तृत रूप से फैली हुई है। यह देश की महत्वपूर्ण मृदा है और वास्तव में संपूर्ण उत्तरी मैदान जलोढ़ मृदा से बना हुआ है। अगला हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यह मृदा हिमालय की 3 महत्वपूर्ण नदी तंत्रों यानी सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों द्वारा लाए गए निक्षेपों से बनी है। तो याद रखिएगा कि जलोढ़ मृदा हिमालय की 3 महत्वपूर्ण नदी तंत्रों सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों द्वारा लाए गए निक्षेपों से बनी है और एक संकरे गलियारे के द्वारा ये मृदाएं राजस्थान और गुजरात तक फैली हुई है। अगले पॉइंट में बताया है कि पूर्वी तटीय मैदान विशेषकर महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी नदियों के डेल्टा भी जलोढ़ मृदा से बने हैं। तो याद रखिएगा कि पूर्वी तटीय मैदान विशेषकर जैसे कि महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी नदियों के डेल्टा भी जलोढ़ मृदा से बने हुए हैं। और जलोढ़ मृदा में रेत, सिल्ट और मृत्तिका के विभिन्न अनुपात पाए जाते हैं और ऐसी मृदाएं पर्वतों की तलहटी पर बने मैदानों जैसे द्वार, चो क्षेत्र और तराई में आमतौर पर पाई जाती है। अगले पॉइंट में बताया गया है कि आयु के आधार पर जलोढ़ मृदा 2 प्रकार की हैं। तो याद रखिएगा कि आयु के आधार पर जलोढ़ मृदाएं 2 प्रकार की हैं, पुराना जलोढ़ यानी जिसे बांगर कहते हैं और नया जलोढ़ यानी खादर। तो नाम से कंफ्यूज मत होइएगा, पुराना जलोढ़ बांगर होता है और नया जलोढ़ खादर। बांगर मृदा में कंकड़ ग्रंथियों की मात्रा ज़्यादा होती है। यहाँ से ये पॉइंट इम्पोर्टेंट है कि बांगर मृदा में कंकड़ ग्रंथियों की मात्रा ज़्यादा होती है और खादर मृदा में बांगर मृदा की तुलना में ज़्यादा महीन कण पाए जाते हैं। तो ये भी इम्पोर्टेंट है। अगले पॉइंट में बताया गया है कि जलोढ़ मृदाएं बहुत उपजाऊ होती हैं। अधिकतर जलोढ़ मृदाएं पोटास, फास्फोरस, चूना युक्त होती हैं जो इनको गन्ने, चावल, गेहूं और अन्य अनाजों और दलहन फसलों की खेती के लिए प्रयुक्त बनाती है। तो ये भी पॉइंट इम्पोर्टेंट है कि जलोढ़ मृदाएं पोटास, फास्फोरस और चूना युक्त होती है और जो इनको जैसे कि गेहूं, चावल, गन्ने और अन्य अनाजों और दलहन फसलों की खेती के लिए उपयुक्त होती है जलोढ़ मृदा। अगला हमारा पॉइंट है कि सूखे क्षेत्रों की मृदाएं अधिक क्षारीय होती है। इन मृदाओं का सही उपचार और सिंचाई करके इनकी पैदावार बढ़ाई जा सकती है। तो ये था जलोढ़ मृदा के बारे में। तो एक बार छोटा सा क्विक रिकैप कर लेते हैं, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो पहला इम्पोर्टेंट है कि जलोढ़ मृदा हिमालय की 3 महत्वपूर्ण नदी तंत्रों जैसे सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र नदियों द्वारा लाए गए निक्षेपों से बनी है। दूसरा इम्पोर्टेंट है आयु के आधार पर जलोढ़ मृदाएं 2 प्रकार की हैं। पहला पुराना जलोढ़ यानी बांगर और नया जलोढ़ यानी खादर। बांगर मृदा में कंकर ग्रंथियां की मात्रा ज़्यादा होती है और खादर मृदा में बांगर मृदा की तुलना में ज़्यादा महीन कण पाए जाते हैं। और तीसरा इम्पोर्टेंट पॉइंट है इसका कि जलोढ़ मृदाएं बहुत उपजाऊ होती हैं और जलोढ़ मृदा पोटास, फास्फोरस, चूना युक्त होती है और जो इनको गन्ने, चावल, गेहूं और अन्य अनाजों और दलहन फसलों की खेती के लिए उपयुक्त बनाती है। अगला है काली मृदा। तो अब जानते हैं काली मृदा के बारे में। तो जैसे कि बताया गया है कि इन मृदाओं का रंग काला और इन्हें रेगर मृदा भी कहा जाता है। तो याद रखिएगा कि काली मृदा को रेगर मृदा भी कहा जाता है मृदाएं। और काली मृदा कपास की खेती के लिए उचित समझी जाती है और काली कपास मृदा के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ पर जो पॉइंट हाईलाइट किया गया है ये इम्पोर्टेंट भी है और इससे कथन वाले प्रश्न भी बन सकते हैं। तो याद रखिएगा कि काली मृदा को रेगर मृदा भी कहा जाता है। काली मृदा कपास की खेती के लिए उपयुक्त समझी जाती है और काली
कपास मृदा के नाम से भी इसे जाना जाता है। अगला हमारा इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि इस प्रकार की मृदाएं यानी काली मृदाएं दक्कन पठार यानी कि बेसाल्ट क्षेत्र के उत्तर पश्चिम भागों में पाई जाती है। तो याद रखिएगा कि काली मृदाएं दक्कन पठार यानी बेसाल्ट क्षेत्र के उत्तर पश्चिमी भागों में पाई जाती है और लावा जनक शैलों से बनी है। तो याद रखिएगा काली मृदा लावा और जनक शैलों से बनी है और ये मृदाएं महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, मालवा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के पठार पर पाई जाती है। आप चित्र 1.7 में देख सकते हैं काली मृदा। तो ये काली मृदा है। अगले पॉइंट में बताया गया है कि दक्षिण पूर्वी दिशा या में गोदावरी कृष्णा नदी की घाटियां तक फैली है। ये पॉइंट इसी पॉइंट का है कि काली मृदा महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, मालवा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के पठार पर पाई जाती है और दक्षिण पूर्वी दिशा में गोदावरी और कृष्णा नदी की घाटियों तक फैली है। तो ये भी इम्पोर्टेंट है। अगले पॉइंट में बताया गया है जो इम्पोर्टेंट है, मृदाएं कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटास, चूने जैसे पौष्टिक तत्वों से परिपूर्ण होती है। तो याद रखिएगा कि काली मृदाएं कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटास, चूने जैसे पौष्टिक तत्वों से परिपूर्ण होती हैं। अगले पॉइंट में बताया गया है कि गीली होने पर ये मृदा चिपचिपी हो जाती है और इनको जोतना मुश्किल हो जाता है और इसलिए इसकी जुताई मानसून प्रारंभ होने की पहली बौछार से ही शुरू कर दी जाती है। तो ये बेसिक था। तो याद रखिएगा कि इस काली मृदा की जुताई मानसून प्रारंभ होने की पहली बौछार से ही शुरू कर दी जाती है और गीली होने पर ये मृदा चिपचिपी हो जाती है और इसको जोतना मुश्किल हो जाता है। तो ये पॉइंट कथन वाले प्रश्न भी बन सकते हैं, तो इसलिए हाईलाइट किया गया है। अगला है लाल और पीली मृदा। तो अब जानते हैं लाल और पीली मृदा के बारे में। तो जैसे कि यहाँ पर बताया गया है कि लाल मृदा दक्कन पठार के पूर्वी और दक्षिणी हिस्से में रेवेदार आग्नेय चट्टानों पर कम वर्षा वाले भागों में विकसित हुई है। तो याद रखिएगा कि लाल मृदा दक्कन पठार के पूर्वी और दक्षिणी हिस्सों में रेवेदार आग्नेय चट्टानों पर कम वर्षा वाले भागों में विकसित हुई है और लाल और पीली मृदाएं उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य गंगा मैदान के दक्षिणी छोर पर और पश्चिमी घाट में पहाड़ी पद पर पाई जाती है। अगले पॉइंट में बताया गया है कि इन मृदाओं का रंग लाल रंग रेवेदार आग्नेय और रूपांतरी चट्टानों में लौह धातु के प्रसार के कारण होता है और इसका पीला रंग इसमें जलयोजन के कारण होता है। तो एक बार क्विक रिकैप कर लेते हैं, छोटा सा है लेकिन इम्पोर्टेंट है। तो जो यहाँ पर बताया गया है लाल और पीली मृदा के बारे में, तो उसे एक बार क्विक रिकैप करते हैं कि लाल मृदा दक्कन पठार के पूर्वी और दक्षिणी हिस्से में रेवेदार आग्नेय चट्टानों पर कम वर्षा वाले भागों में विकसित हुई है और लाल और पीली मृदाएं उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य गंगा मैदान के दक्षिणी छोर पर और पश्चिमी घाट में पहाड़ी पद पर पाई जाती है। और अगले पॉइंट में बताया गया है कि मृदाओं का रंग लाल रंग रेवेदार आग्नेय रूपांतरीय चट्टानों में लौह धातु के प्रसार के कारण होता है और इसका पीला रंग इसमें जलयोजन के कारण होता है। तो ये वाला पॉइंट इम्पोर्टेंट है, ये प्रश्न बन सकते हैं, इसे याद रखिएगा। अगला है लेटेराइट मृदा। तो लेटराइट शब्द का अर्थ है ईंट और लेटराइट मृदा का निर्माण उष्णकटिबंधीय तथा उपोष्णकटिबंधीय जलवायु क्षेत्रों में आर्द्र तथा शुष्क ऋतुओं के एक के बाद एक आने के कारण होता है और लेटराइट मृदा अधिकतर गहरी तथा अम्लीय, इसका पीएच मान 6.0 होती है। ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है, लेटराइट मृदा अधिकतर गहरी तथा अम्लीय, इसका पीएच मान जो बोला गया है 6.0 से अधिक होती है। और अगले पॉइंट में बताया गया है कि यह अधिकतर दक्षिणी राज्यों जैसे कि महाराष्ट्र के पश्चिमी घाट क्षेत्रों, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल के कुछ भागों तथा उत्तरी पूर्वी प्रदेशों में पाई जाती है। अगले पॉइंट में बताया गया है कि मृदा संरक्षण की उचित तकनीक अपनाकर इन मृदाओं पर कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में चाय और कॉफ़ी उगाई जाती है और तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल की लाल लेटराइट मृदा काजू की फसल के लिए अधिक उपयुक्त है। तो अभी जो हम लोगों ने देखा लेटराइट मृदा के बारे में जो जान रहे हैं, तो इसमें ये पॉइंट इम्पोर्टेंट है
ये वाला पॉइंट, मृदा संरक्षण की उचित तकनीक अपनाकर इन मृदाओं पर कर्नाटक यानी लेटराइट मृदा पर कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में चाय और कॉफ़ी उगाई जाती है। कुछ इससे प्रश्न भी बन सकता है। और तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरल की लाल लेटराइट मृदा काजू की फसल के लिए अधिक उपयुक्त है। तो ये इम्पोर्टेंट है। अगला है हमारा मृदा मरुस्थलीय मृदा। तो मरुस्थलीय मृदा में ये है कि मरुस्थलीय मृदाओं का रंग लाल और भूरा होता है। ये मृदाएं आमतौर पर रेतीली और लवणीय होती है। और अगले पॉइंट में बताया गया है कि मृदा की सतह के नीचे कैल्शियम की मात्रा बढ़ती चली जाती है और नीचे की परतों में चूने के कंकड़ की सतह पाई जाती है। तो याद रखिएगा कि मृदा की सतह के नीचे कैल्शियम की मात्रा बढ़ती चली जाती है और नीचे की परतों में चूने के कंकड़ की सतह पाई जाती है। आप चित्र में देख सकते हैं, चित्र 1.9 में मरुस्थलीय मृदा। अगला है हमारा वन मृदा। तो इसमें से जो इम्पोर्टेंट है वो जान रहे हैं कि ये मृदाएं आमतौर पर पहाड़ी पर्वतीय क्षेत्रों में पाई जाती है जहां पर्याप्त वर्षा वन उपलब्ध हैं। तो इसमें बस यही इम्पोर्टेंट था, कुछ खास इम्पोर्टेंट नहीं दिया हुआ था, इसलिए इसमें जो इम्पोर्टेंट था वो आपको बता दिया गया। और एक दो पॉइंट और जान लेते हैं कि इन मृदाओं के गठन में पर्वतीय पर्यावरण के अनुसार बदलाव आता है और नदी घाटियों में ये मृदाएं दोमट और सिलटदार होती है, परंतु ऊपरी ढालों पर इसका गांठ मोटे कणों का होता है। अगला टॉपिक है हमारा मृदा अपरदन और संरक्षण। तो इसमें से जो इम्पोर्टेंट है वो हम जानेंगे। तो जैसे कि यहाँ पर बताया गया है कि मृदा के कटाव और उसके बहाव की प्रक्रिया को मृदा अपरदन कहा जाता है। तो याद रखिएगा कि मृदा के कटाव और उसके बहाव की प्रक्रिया को मृदा अपरदन कहा जाता है। फिर ऐसे कह सकते हैं कि मृदा अपरदन और संरक्षण यानी मिट्टी का कटाव। अगले पॉइंट में बताया गया है कि बहता जल मृत्तिका युक्त मृदाओं को काटते हुए गहरी वाहिकाएं बनाता है जिसे अवनलिकाएं कहते हैं, और ऐसी भूमि जोतने योग्य नहीं रहती और इसे उत्खात भूमि यानी कि बैड लैंड कहते हैं। और चंबल बेसिन में ऐसी भूमि को खंडर भूमि कहा जाता है। तो ये पॉइंट इम्पोर्टेंट है कि चंबल बेसिन में ऐसी भूमि को खंडर भूमि कहा जाता है, यानी कि मृदा अपरदन को चंबल बेसिन में ऐसी भूमि को खंडर भूमि कहा जाता है, याद रखिएगा। अगला है पवन अपरदन। तो इसमें बताया गया है कि पवन द्वारा मैदान अथवा ढालू क्षेत्रों से मृदा को उड़ा ले जाने की प्रक्रिया को पवन अपरदन कहा जाता है। तो याद रखिएगा पवन द्वारा यानी हवा द्वारा मैदान अथवा ढालू क्षेत्रों से मृदा को उड़ा ले जाने की प्रक्रिया को हवा अपरदन कहा जाता है, यानी पवन अपरदन। और अगले पॉइंट में बताया गया है कि ढाल वाली भूमि पर समोच्च रेखाओं के समानांतर हल चलाने से ढाल के साथ जल बहाव की गति घटती है। तो याद रखिएगा कि ढाल वाली भूमि पर समोच्च रेखाओं के समानांतर हल चलाने से ढाल के साथ जल बहाव की गति घटती है। आप चित्र 1.11 में देख सकते हैं अवनालिका अपरदन, और इसे ही समोच्च जुताई कहा जाता है। अगले पॉइंट में बताया गया है कि पश्चिमी और मध्य हिमालय में सोपान अथवा सीढ़ीदार कृषि काफ़ी विकसित है। तो याद रखिएगा कि सोपान और सीढ़ीदार कृषि कहाँ पर विकसित है, तो पश्चिमी और मध्य हिमालय में। और अगले पॉइंट में बताया गया है जो सिर्फ बेसिक जानकारी है कि पेड़ों को कतारों में लगाकर रक्षक मेखना बनाना भी पवनों की गति कम करता है। तो इसी पॉइंट के साथ हमारा यह चैप्टर कंप्लीट होता है। मेरे हिसाब से जो इम्पोर्टेंट पॉइंट था वो आपको बता दिया गया। और अगर आप संतुष्ट ना हो तो इसका PDF टेलीग्राम पर भेज दिया जाएगा, आप वहाँ से भी इसे अपने से भी पढ़ सकते हैं। लेकिन जो इम्पोर्टेंट था एग्जाम से जो प्रश्न बन सकते थे वो हाईलाइट के द्वारा आपको बता दिया गया। और अगर आपको यह वीडियो उपयोगी लगे तो लाइक ज़रूर करें, और चैनल अभी नया है, आपका एक सब्सक्राइब मुझे मोटिवेट करेगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते।